हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपने तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो मैंने इससे लास्ट वीडियो आपको दिया था उसके अंतर्गत मैंने लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और कोलबर्ग तीनों महान मनोवैज्ञानिकों की मुख्य प्रश्नोत्तरी कराई थी। और उसमें मैंने आपसे बोला था कि अभी इसका आपको एक पार्ट और मिलने वाला है। तो उसी क्रम में यह उसका दूसरा पार्ट है। पहले तीनों को व्याख्यात्मक मैंने आपको पढ़ाया है, फिर तीनों से संबंधित जितने भी प्रमुख प्रश्नोत्तर बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। और इससे पिछली वीडियो में जिसने उनको नहीं देखा होगा प्लीज़ देखेंगे और आप पाएंगे कि सीडीपी बहुत ही सिंपल है। और इसी क्रम में आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, कुछ आपको मिल ही रही है। ठीक है, आइए बिना बात गवाए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे खालिस्तान के निवासी थे। यानी कि हमको बताना है जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे। क्या वे स्विट्ज़रलैंड के थे, जर्मन अमेरिकन थे, रूस के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने व्याख्या पढ़ी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये मैं आपको हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बताता हूँ, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अनूठा है। क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं इम्पोर्टेंट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की व्याख्या होती है। तो उसी क्रम में मैंने इसमें क्या शामिल किया है आइए देखते हैं। देखो, ये है हमारा, ये मनोवैज्ञानिक बनने से पहले पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। कौन? जीन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले पेशे से एक जंतु विज्ञानी थे। फिर देखो बात रही उनकी, जब जीन प्याजे के बारे में हमने जाना है तो लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की के बारे में भी हैंड टू हैंड जान लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के थे? ये जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चन तो ये है एक, लेकिन इसने अपने अंदर कितनों को समा रखा? 3 को। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और कोलबर्ग के। और इससे पिछले वीडियो में 20 थे। मीन्स ये 45 क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस है 45 इंटू 3, खुद ही मान लो। ठीक है, नहीं समझ सकते हैं आप। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद ऊपर करूँगा तो छुप जाता है ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा, संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से प्याजे को खालिस्तान मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल हूबहू आपको व्याख्या में ऐसे पढ़ाया था। तो संज्ञानात्मक विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से प्याजे को क्या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? इसको थोड़ा इधर करते हैं, दिस साइड। क्या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, संरचनावाद मनोविज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे आते हैं, देखते हैं और क्या और कुछ शामिल नहीं। इम्पोर्टेंट हो बहु ऐसे ही पंक्ति याद कर लेनी है आपको। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्न में से प्याजे का सिद्धांत नहीं है। तो हमें बताना कि निम्न में से प्याजे का सिद्धांत कौन सा प्याजे का सिद्धांत नहीं है। तो देखो अगर आपको पता हो तो मैंने व्याख्या में आपको पढ़ाया था प्याजे के 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे वो? भाषा एवं विचार का सिद्धांत था, नैतिक विकास का सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, लेकिन निर्मितवाद का सिद्धांत नहीं था। यानी कि और उसने पूछा कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा हो गया हमारा
ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं और क्या जानना है। देखो जब ये नहीं है तो ये किसका है, फिर मैंने ये भी लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत ये किसका है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। जीन प्याजे द्वारा बताई गई भाषा नहीं है, तो हमें बताना है निम्न ऑप्शंस में से वो कौन सी भाषा जो जीन प्याजे ने नहीं बताई। एम केंद्रित भाषा बताई, सामाजिक भाषा बताई, व्यक्तिगत भाषा नहीं बताई। किसने बताई व्यक्तिगत भाषा, तो लेव वाइगोत्स्की ने बताई। और जीन प्याजे ने एम केंद्रित भी बताई, सामाजिक भी बताई। उन्होंने नहीं पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए जानते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो एम केंद्रित भाषा वो भाषा होती है जो शैशव अवस्था में आरंभ होती है। कब आरंभ होती है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अहम केंद्रित भाषा वो भाषा होती है जो शैशव अवस्था में आरंभ होती है, और यह भाषा एक तरफा होती है। बच्चा दूसरे की नहीं सुनेगा, खुद बोलना आरंभ कर दे तो नहीं सुनेगा वो किसी की भी। फिर सामाजिक भाषा बाल्यावस्था में आरंभ होती है, जब बच्चा शिशुअवस्था से थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता, तो जो उसकी भाषा होती है वो होती है सामाजिक भाषा। ठीक है, ये दो तरफा होती है। बच्चा अब बड़ा हो गया है, आपकी भी सुनेगा और आपको भी अपना सुनने का मौका देगा। ठीक है, नहीं कहने का मतलब है अहम केंद्रित और सामाजिक भाषा दोनों की है। फिर आगे देखो, वाइगोत्स्की ने बच्चों की खुद से बात करने को व्यक्तिगत वार्ता कहा, वो मैंने आपसे बता ही दिया। व्यक्तिगत वार्ता किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जीन प्याजे के अनुसार खाली स्थान से पहले है। तो देखो भाई, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था, भाषा विचार से पहले था। तो प्याजे के अनुसार क्या हो जाएगा, विचार भाषा से पहले हो जाएगा। ठीक है, क्या विचार भाषा से पहले है, किसके अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जीन प्याजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत उनकी पुस्तक खाली स्थान से लिया गया है। जीन प्याजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत किस पुस्तक से लिया गया है, हमें ये बताना है। हेरेडिटरी जीनियस, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। तो जो जीन प्याजे का भाषा एवं विचार सिद्धांत है, ये उनकी प्रमुख पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब जब ये पुस्तक है तो इन तीनों के बारे में भी तो जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट। हेरेडिटरी जीनियस किसकी है, लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का अध्ययन करके बताया कि दो लोगों की बुद्धि कभी भी एक सी नहीं होती। लेकिन किस पुस्तक में करके बताया था, ये हेरेडिटरी जीनियस में। लैंग्वेज एंड थॉट, ये केवल लैंग्वेज एंड थॉट है ये, ठीक है, ऊपर वाली। और नीचे वाली है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट किसकी है, ये भी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है हमने। ये वाइगोत्स्की की है। साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड ये जीन प्याजे की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत उनकी पुस्तक खालिस्तान से लिया गया। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नैतिक विकास का सिद्धांत किस पुस्तक से लिया गया है। साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, या द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये उनकी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। जीन प्याजे ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, 3, 4, 5 या 6। तो जीन प्याजे ने अपने नैतिक विकास की अवस्थाओं में, नैतिक विकास के सिद्धांत में
3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। देखो, पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, जो 0 से 5 वर्ष तक होती है। फिर आगे परायत पराधीन या विषमांगी नैतिकता, जो 5 से 10 वर्ष तक होती है। फिर है स्वायत्त स्वतंत्र या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था के अनुसार नैतिकता निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब कि किस सिद्धांत में, किस अवस्था में यह बताया गया है कि जो बच्चे की नैतिकता है वह निश्चित है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको पढ़ाया था व्याख्या में भी, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था, परायत्त अवस्था, स्वायत्त अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये था हमारा परायत्त अवस्था। परायत्त अवस्था में क्या था? परायत्त अवस्था में मतलब कि नैतिकता निश्चित है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। देखो, सब कुछ मैंने शामिल कर दिया है। पूर्व नैतिक अवस्था होती है 0 से 5 वर्ष तक। इस अवस्था में सही गलत की जानकारी नहीं होती। सही है। परायत्त अवस्था कौन सी होती है? 5 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में नैतिकता निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे नैतिकता कूट कूट के भर गई है, पापा ने कह दिया कि जीव को मारना पाप है, चलो भी सही है। फिर इसके बाद होती है स्वायत्त अवस्था। इसमें नैतिकता जरूरत के अनुसार बदल सकती है। जैसे मैं आर्मी में हूँ और मुझे पता जीव की हत्या करना पाप है, लेकिन आतंकवादी को जीव होते हुए मुझे उसे मारना पड़ेगा। यानी कि इस अवस्था में जाकर जरूरत के अनुसार नैतिकता बदली जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा। इसी के साथ है हमारा अपना अगला क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार बच्चे खालिस्तान द्वारा सीखते हैं, तो अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, समायोजन के द्वारा सीखते हैं, समावेशन के द्वारा सीखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है बच्चे किस अनुसार सीखते हैं। अरे भाई, किधर जा रहे हो? सही है। ओफो, तो प्याजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो प्याजे के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकूलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं। ठीक है, अनुकूलन द्वारा सीखने का मतलब होता है प्राप्त ज्ञान को अपने अनुसार ढालना। यानी कि एक अध्यापक ने आपको अशोक का पूरा इतिहास पढ़ा डाला, तो आपके हूबहू ऐसे नहीं लिखा जाएगा दिमाग में जाकर। आपने उसकी कहानी सी सुनी और उसको अपने अनुसार ढाल के अपने दिमाग में सेट कर लिया, तभी याद हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो अनुकूलन द्वारा सीखने का मतलब होता है प्राप्त ज्ञान को अपने अनुसार ढालना। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याजे के सिद्धांत में 4 चरण हैं, सही है, जिन्हें खालिस्तान चरणों में आगे बढ़ाया गया है। विकासात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें गुणात्मक चरणों के रूप में आगे बढ़ाया गया। गुणात्मक चरणों के रूप में आगे बढ़ाया गया। गुणात्मक मीन्स प्रत्येक अवस्था में उसकी पिछली अवस्था के गुण अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुणात्मक अवस्था में चरणों में आगे बढ़ाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं। गुणात्मक, प्रत्येक अवस्था में पिछली अवस्था के गुणों की पुनरावृत्ति होकर नए गुण आते हैं। क्या होता है? प्रत्येक अवस्था में पिछले गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तब नए गुण आते हैं। तो गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। और देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन क्वेश्चन आंसर की PDF और बाकी सब PDF जितनी भी पॉसिबल होती है मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप टेलीग्राम को
ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्मृति आधारित अधिगम और मानसिक निरूपण जीन पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था स्मृति आधारित अधिगम, क्या स्मृति आधारित अधिगम और मानसिक निरूपण, यानी छोटा बच्चा कुत्ते को भौंकता हो 2-4 बार देख लेगा तो अगली बार कुत्ते को देखते ही कुत्ते के भौंकने से पहले ही भौं भौं करने लगेगा, यानी कि उसका चित्रण बना के अपने दिमाग में सजो लेते हैं, अपनी स्मृति में सजो लेते हैं उसे। तो कब की बात होती है? ये बात होती है शेषवावस्था की, यानी संवेदी पेशी अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आइए इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैंने शामिल भी कर दिया, देखो बहुत अच्छी व्याख्या है, कोई अपने ही शब्दों में आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। अगर बच्चा 2-4 बार किसी कार्य को होते हुए देख ले तो बाद में उस कार्य का आभास होते ही वही क्रिया करने लगता है, यानी अपने मस्तिष्क में वस्तु के चित्र को सजो लेता है, ठीक है। फिर आ गया संवेदी पेशी अवस्था की प्रमुख विशेषता, मतलब कि जो ये अवस्था है इसकी और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं? परावर्ती व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरण, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। वस्तु स्थायित्व के बाद क्या है? इंद्रिय आधारित अधिगम आदि। इनके अर्थ क्या क्या है? आप ऐसे तो ये तो सोचेंगे नहीं, बोले हमें क्या पता। बिल्कुल एक एक वर्ड को क्लियर करवा के तभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आप लास्ट वीडियो देखेंगे फिर भी दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, और नहीं तो ये मेरा नंबर है, इसको भी नोट कर लो आप, 8006088808, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आइए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो 20 क्वेश्चन को करने में अगर टाइम लग रहा है तो उसकी व्याख्या है, एक क्वेश्चन का तो नाम है, ठीक है। अविलोम्यता जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? कौन सी? अविलोम्यता हमें बताना किस चरण की प्रमुख विशेषता है। तो क्या ये इंद्रिय जनित अवस्था है? चलित नहीं है, इंद्रिय जनित कर लेंगे इसे। क्या ये इंद्रिय जनित अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूल संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो ये अविलोम्यता जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखो अविलोम्यता और विलोम्यता होता क्या है देख लेते हैं। विलोम्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, वो था अविलोम्यता, ये है विलोम्यता, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस अवस्था की अन्य प्रमुख विशेषता है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत, जीववाद, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल, अहम केंद्रित, ठीक है। देखो कहने का मतलब है, इसमें आप ध्यान रखेंगे ये है अविलोम्यता। अविलोम्यता किसकी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। जब अविलोम्यता की बात है तो मैंने डायरेक्ट विलोम्यता को भी शामिल कर दिया है। विलोम्यता किसकी है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। क्वेश्चन में पूछा जाता है अविलोम्यता किस अवस्था की विशेषता है, तो आपका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और अविलोम्यता की जगह विलोम्यता का पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फिर इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? संरक्षण का अभाव जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण की अवस्था है? क्या? संरक्षण का अभाव, तो संरक्षण के अभाव की बात करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अच्छे से बता दिया था संरक्षण का अभाव और अविलोम्यता किसके थे? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संरक्षण का अभाव मीन्स आकृति के तात्पर्य में आप मूल बिंदु पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो संरक्षण का अभाव है। और जो चिन्हों और गिनतियों में यही दिक्कत हो रही है
तो वो आपका एग्लोमीयता है। तो यहाँ पे संरक्षण के अभाव की बात चल रही है, तो ये किसका है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जब इसका अभाव खत्म हो जाएगा तो अगली स्टेज में जाके बच्चा आकृति में पहचान करना आरंभ कर देता है। फिर आगे है हमारा केंद्रीकरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण की विशेषता है? क्या केंद्रीकरण इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो हमें बताना है किस अवस्था की विशेषता है ये। तो हमने पढ़ा था केंद्रीकरण किस अवस्था की विशेषता है? ये केंद्रीकरण है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। केंद्रीकरण मीन्स किसी भी बात को एक ही दृष्टिकोण से देखना या सोचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और विकेंद्रीकरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकेंद्रीकरण क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण हो जाता है हमारा एक ही बात को अनेक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता, ये हो जाता है हमारा विकेंद्रीकरण। और ये किस अवस्था की विशेषता होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन से व्याख्या इस प्रकार से शामिल कर दी, कन्फ्यूजन हैंड टू हैंड खत्म ही कर दिया सबका, ठीक है। आगे फिर 16वां तार्किक चिंतन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण की विशेषता है? तो देख लेना भाई क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तार्किक चिंतन। तो पूर्व में तो नहीं आएगा, मूर्त में नहीं आएगा, और आपका किस में आएगा फिर? ये औपचारिक में। तार्किक चिंतन जब काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं, तार्किक चिंतन जब भी तो आरंभ होता है हमारा। तो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। देखो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर। तार्किक चिंतन की शुरुआत, अगर शुरुआत पूछता तो क्या होता हमारा? शुरुआत पूछता तो हमारा उत्तर होता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अन्य प्रमुख विशेषता अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन वगैरह ये सब क्या होते हैं? एक ही क्वेश्चन को कई तरीके लगा देना। ये सब मैंने आपको व्याख्या में पढ़ा रखे, मुझे नहीं लगता है अगर व्याख्या देख के आप आए हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे की किस पुस्तक से लिया गया है? कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो उठाया गया है ये उनकी प्रमुख पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड से उठाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने शामिल किया है इनको, ठीक है नहीं। फिर आगे लॉरेंस कोलबर्ग की वे कौन सी अवस्था जिसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है? तो हमें ये बताना कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। पूर्व रूढ़िवादी, नैतिक रूढ़िवादी, उत्तर रूढ़िवादी, या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्व रूढ़िवादी में नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की वे कौन सी अवस्था जिसमें नैतिकता बाहरी कारकों से लाई जाती है? उसमें तो अभाव था और यहाँ पे नैतिकता बाहरी कारकों से लाई जाती है। तो हमें बताना है क्या पूर्व रूढ़िवादी है, नैतिक रूढ़िवादी है, उत्तर रूढ़िवादी है, इनमें से कोई नहीं? तो बाहरी कारकों से लाई जाती है पूर्व रूढ़िवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की वह कौन सी अवस्था जिसमें बच्चे की नैतिकता भय और दंड से निर्धारित होती है? सब कुछ व्याख्या बता, भय और दंड से निर्धारित होती है। तो अवस्था क्या पूर्व रूढ़िवादी है, नैतिक रूढ़िवादी है, उत्तर रूढ़िवादी है, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप उत्तर जल्दी से कह देंगे, आपने सोच भी लिया होगा, व्याख्या पढ़ी होगी। तो ये भी आपकी पूर्व रूढ़िवादी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी बात को हर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो मैंने उस सभी क्वेश्चंस को शामिल कर लिया है, क्योंकि जो डाउट आपको एग्ज़ाम में आती है एग्ज़ाम हॉल से पहले उन सारी डाउट्स को
क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। अगर आप ईमानदार हैं तो अपने माता पिता तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए ईमानदार बनिए। यह कोहलबर्ग के नैतिक दुविधा के विकास की किस अवस्था से जुड़ा है? ईमानदार बनिए, अच्छे बनिए, अच्छा लड़का लड़की हो तो अच्छी लड़की बनो, ठीक है? तो खुद ही समझ गए होंगे। अगर आप ईमानदार होंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे तो सिंपल ये कौन सा हो गया हमारा? इसके तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये तो मैंने कर ही दिए तो समझ होंगे ना, सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र होते हुए बिना एक दूसरे की सहायता से अपना काम कर सकता है। यह संबंधित है, इसका संबंध इससे अहम केंद्रित स्वार्थी बच्चा, दंड एवं आज्ञापालन, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अवस्था, या कानून व्यवस्था। तो प्रत्येक कार्य को कैसे बनाया गया है? ऐसे बनाया कि प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र होते हुए यानी स्वावलंबी बन सके। तो कौन सा था ये हमारा? ध्यान करो, ये हमारा यानी कि स्वयं अपने पाँव पे खड़ा होना, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना, ठीक है? तो ये कानून व्यवस्था को लेने के लिए राजी रहते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये जानते हैं वैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पुस्तक से लिया गया है? द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिद्धांत लिया गया द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक से। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है? देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया है। फिर आगे देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे खालिस्तान द्वारा सीखते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान द्वारा सीखते हैं। तो ये देखो प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकूलन के द्वारा। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, ठीक है? तो प्याजे है तो अनुकूलन आएगा, वाइगोत्स्की है तो क्या आएगा? सामाजिक अंतःक्रिया आएगा। तो पहला अनुकूलन, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। प्याजे का निर्मितवाद खालिस्तान है और वाइगोत्स्की का निर्मितवाद खालिस्तान है। सिंपल, देखो वही इस बात को कैसे घूम गया, प्याजे कैसे घुमा दिया है। प्याजे का निर्मितवाद क्या है? प्याजे का निर्मितवाद है संज्ञानात्मक। और वाइगोत्स्की का निर्मितवाद क्या है? वाइगोत्स्की का निर्मितवाद है सामाजिक अंतःक्रिया। निर्मितवाद यानी कि संज्ञानात्मक में कोई बात आती है तभी उससे निर्मित होता है। इसका हो गया सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं। देखो मैंने और क्या शामिल किया इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य। प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, पर प्याजे का निर्मितवाद संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, यानी बच्चे खुद के संज्ञान से सीखते हैं। वहीं वाइगोत्स्की का निर्मितवाद सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक निर्मितवाद है, यानी बच्चे समाज में जाके अंतःक्रिया करते हैं तब चीज़ों को सीखते हैं। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में कोई दिक्कत रहने वाली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे संबंधित करा दिए हैं। इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए, आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी तो और चीज़ों को शामिल किया जाएगा। लेकिन चीज़ें होंगी यहाँ से ही घूम फिर के। कहने का मतलब बिना इन्हें करे हम आगे प्रैक्टिस में पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है? तो ये लेक्चर आपका पूरा हुआ है। इसी के साथ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहे
और मैं इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करा दूँ। और मैं फिर से बोलूँगा, इसकी PDF आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ आपको ये तो है ही है, आगामी सभी वीडियोस और सभी PDF उधर मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।